दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा क्या होता है और इसे किस नाम से जाना जाता है। इन्फ्लुएंजा को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसको बोलते हैं हम फ्लू। इन्फ्लुएंजा एक संक्रामक जनित वायरस रोग है जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है। इसकी रोगजनक को बात करते हैं या पॉजिटिव आर्गम को, तो इसको बोलते हैं अर्थोमैक्सी वायरस। इसकी वजह से ये फैलता है और अर्थोमेरिक्स वायरस एक आरएनए वायरस होता है। दोस्तों हम बात करते हैं इन्फ्लुएंजा कितने प्रकार के होते हैं। इन्फ्लुएंजा 3 प्रकार के होता है। इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी और इन्फ्लुएंजा सी। और इस तीनों में सबसे प्रभावी इन्फ्लुएंजा ए होता है। और इसमें बात करते हैं कि इन्फ्लुएंजा किस रूट से फैलता है। तो इन्फ्लुएंजा के सबसे कॉमन मार्ग है फैलने का, वो है श्वसन मार्ग। इस इन्फ्लुएंजा का ट्रांसमिशन क्या है, तो बोलने से, छींकने से, एक दूसरे से संपर्क से, एक दूसरे से संपर्क में आने से, छींक से, जो हमारे छींक की बूंदें होती है उनसे एक दूसरे से संपर्क के से एक दूसरे में फैलता है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की बात करें इन्फ्लुएंजा के, तो लाक्षणिक श्वसन मार्ग के मरीजों द्वारा संक्रामक पदार्थ द्वारा ये फैलता है। अब हम बात करते हैं इन्फ्लुएंजा की इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। तो दोस्तों आमतौर पे इन्फ्लुएंजा की इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है 18 से 72 घंटे होता है, बट आमतौर पे 24 से 48 घंटों में इसका लक्षण देखने को मिल जाते हैं। इंक्यूबेशन तो हो गया। अब बात करते हैं कि इन्फ्लुएंजा ज़्यादातर किस मौसम में होते हैं या कौन से मौसम में होते हैं। तो इन्फ्लुएंजा ज़्यादातर सर्दियों के मौसम में होता है, बट ये किसी भी मौसम में हो सकता है। हाई रिस्क ग्रुप, इन्फ्लुएंजा सबसे ज़्यादा किस उम्र के लोगों को प्रभावित करता है। तो इन्फ्लुएंजा सबसे ज़्यादा 5 वर्ष से कम बच्चों को प्रभावित करता है, मगर ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। तो हम बात करते हैं कि इसके क्लिनिक लक्षण क्या है, जिसको बोलते हैं हिंदी में नैदानिक लक्षण। सडन फीवर यानी तुरंत बुखार आ जाना और 3 दिन तक लगातार बने रहना। बॉडी इच, हेड इच यानी शरीर में दर्द, उल्टी, चक्कर आना, बदन दर्द, कमर दर्द, श्वसन संबंधी समस्याएं, नाक बंद, गले में खराश, श्वास में प्रॉब्लम, नाक का बहना। अन्य लक्षण थकान, भूख न लगना, कमजोरी। और सबसे इसके मोस्ट नैदानिक लक्षण है जिसमें जो बोलते हैं जिसको ल्यूकोपिनिया। इसमें ल्यूकोपिनिया में क्या होता है कि श्वेत रक्तकणों की संख्या इसमें इन्फ्लुएंजा में बहुत कम हो जाता है। दोस्तों आपको पता है कि पोस्ट इन्फ्लुएंजा क्या है, तो मैं अभी बता रहा हूँ कि पोस्ट इन्फ्लुएंजा वो है जो कि इन्फ्लुएंजा के ठीक होने के बाद भी कई हफ्तों तक लगातार शरीर में बना रहता है और शरीर में हमारी कमजोरी, वीकनेस देखने को मिलती है, उसे बोलते हैं पोस्ट इन्फ्लुएंजा। अब हम बात करते हैं कि इसकी इन्फ्लुएंजा के जटिलता यानी कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होती हैं। इसकी मेन कॉम्प्लिकेशन जितना है निमोनिया, जिसको बोलते हैं निमोनिया, ओटाइटिस मीडिया यानी मध्य कान का संक्रमण, पोस्ट इन्फ्लुएंजा डिप्रेशन यानी मानसिक तनाव, एंसेफेलाइटिस यानी मस्तिष्क का सूजन। ये बहुत कम मामलों में यानी रेयर केस में देखने को मिलता है। अब इन्फ्लुएंजा की रोकथाम की बात करते हैं कि इसका रोकथाम कैसे किया जाता है और इसका निदान हम कैसे करेंगे। कंप्लीट रेस्ट यानी इन्फ्लुएंजा वाले संक्रमित व्यक्ति को हम बोलेंगे कि आप कंप्लीट बेड रेस्ट कीजिए। उसके बाद हम मेडिकेशन देंगे, एंटीपायरेटिक जैसे पैरासीटामोल हो गया, फीवर कम करने के लिए एंटी एनाल्जेसिक देंगे, फीवर कम करने के लिए दवाएं, बुखार के लिए एंटीपायरेटिक दवा दे सकते हैं, दर्द के लिए एनाल्जेसिक दवा दे सकते हैं। ट्रीटमेंट फॉर कॉम्प्लिकेशन, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर निमोनिया यानी ब्रोंकोटिस। अब इसके नियंत्रण के उपाय, मतलब इसको कैसे रोका जा सकता है, कैसे नियंत्रण किया जा सकता है कि एक दूसरे से न फैले। तो सबसे पहले इन्फ्लुएंजा वाले संक्रमित व्यक्ति को हम आइसोलेशन करेंगे, यानी उनको एक बंद कमरे में हम रखेंगे।
और उस व्यक्ति को हम बोलेंगे कि आप हाइजीन मेंटेन कीजिए, यानी जैसे खाँसते छींकते समय हमेशा रुमाल का उपयोग कीजिए, यानी नहीं रुमाल अगर उस टाइम उपलब्ध नहीं हो तो अपने बाजू को ऐसे करके हम छींक सकते हैं, जिससे कि दूसरे व्यक्ति संक्रमित ना हो। तीसरी यानी क्राउड, यानी भीड़-भाड़ वाले इलाके में जाने से बचना चाहिए। इन्फ्लुएंजा वाले संक्रमित व्यक्ति को भीड़-भाड़ इलाके में ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि इन्फ्लुएंजा वाले व्यक्ति को वैक्सीन इसमें यानी टीकाकरण, वैक्सीन कैसे दिया जाता है, कौन से रूट से दिया जाता है, कितना डोज़ दिया जाता है, किस उम्र के बच्चों को कितना डोज़ और कौन सा मार्ग से हम वैक्सीन देंगे। तो सबसे पहले किल्ड वैक्सीन यानी मृत वैक्सीन जिसको बोलते हैं, इसको हम आईएम इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस रूप से दे सकते हैं। मतलब 3 इयर्स 0.25 ml या अब 3 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 0.5 ml आईएम रूट से दे सकते हैं। लाइव अटेंटिव वैक्सीन नेज़ल स्प्रे है, इसमें नाक के द्वारा स्प्रे जो होता है वो व्यक्ति को दिया जाता है। अब इसका उपचार ट्रीटमेंट क्या है, मेडिसिन